नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट सेशन नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हमने आपके साथ एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है, ये जब आप इसको अंत तक देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन, तो आपको सेम फीलिंग एग्जाम वाली आएगी, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपके सारे क्वेश्चन उसी लेवल के रखे गए हैं जो आपके पीआरटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जब आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आज आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इस महत्वपूर्ण क्लास में हम आपके साथ हो सकता है 40 मिनट में लगभग 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विदाउट किसी डिस्कशन के। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर आप लोगों को देना है, फिर उसके बाद सही आंसर आपको देखना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। जो आपका राजनीतिक भाग है, अगर एग्जाम में पूछा जाए किस संविधान से लिया गया है, तो ये आपके ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो आपका आर्टिकल नंबर 22 है, अगर एग्जाम में पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये आपका निवारक नज़रबंदी से संबंधित हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। ये बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग इसको याद रखना। तो समान काम के लिए समान वेतन का जो आपके प्रावधान करता है वो आपका आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 39D करता है। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है आपसे। कहता है कि किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं। तो किस ग्रह पर आपके देखे गए हैं, तो याद रखना ये आपके ग्रह जो है बृहस्पति पर देखे गए। तो 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है पारिस्थितिक तंत्र के रख रखाव में जातीय समृद्धि के महत्व को सुझाव देने के लिए पाल एल्चिल द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई है। तो याद रखना, जो आपके पाल एलिच थे, इनके द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई। तो इनके द्वारा जो आपकी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी वो आपकी रिवेट पोपर परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी आपकी किसके द्वारा, पाल एलिच के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 35 का सही जवाब ए हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ आपके मिलान वाले। देखिए, मिलान वाला आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इनको काफ़ी ध्यान से समझते हुए चलना। तो इसकी मिलान करना है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो आपकी झूमिंग कृषि है ये कहाँ पर की जाती है। तो आप लोग इसका जो है सही जवाब देंगे। झूमिंग कृषि जो है ये आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है दहिया। तो जो दाहिया है ये आपके कहाँ की जाती है, तो दाहिया जो है ये आपके मध्य प्रदेश में की जाती है, या मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। फिर आपका पेंडा, पेंडा तो याद रखना पेंडा का मतलब आंध्र प्रदेश। फिर आपका लास्ट बचा हुआ है कुंवारी, कुंवारी आपका हो जाएगा किससे, पश्चिमी घाट से। तो इस तरीके से देखेंगे आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। कौन सी कृषि किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहता है। कहता है दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना, जो भी दक्कन के पठार से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। तो जरूर आप इनके सारे पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना। तो याद रखना, दक्कन के पठार के बारे में पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से गलत कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि यह सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है। ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, जो आपका सतपुड़ा पर्वत है दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कहता है। कहता है जो चंबल परियोजना की संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो याद रखना, आपकी इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना ये आपके राज्य शामिल हो जाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब आपका भी सही हो जाएगा। 39 नंबर आपकी जनगणना टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहता है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था ये कितना था।
तो याद रखना ये आपके जनसंख्या घनत्व था 117 प्रति वर्ग किमी। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, आपसे क्या पूछता है। कहते हैं कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन है, तो आपकी गंगा नदी हो जाएगी, ये भी याद रखना। तो गौरी गंगा नदी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कहता है, तो इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाएगी वो आपका 40 का सही जवाब आपका मिलाम ग्लेशियर हो जाएगी। कौन सी, मिलाम ग्लेशियर। तो ऑप्शन नंबर 40 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं, आपसे क्या पूछता है। कहता है कि सन 1905 में बंगाल के विभाजन की जो आपकी घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई। तो आप लोगों को ये बात जरूर याद रखनी है, जो बंगाल विभाजन की घोषणा है ये निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी। तो इसका प्रमुख कारण था कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना, इस उद्देश्य से आपके बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसके पीछे का यही कारण था। इसकी डेट आप लोग जरूर याद रखना। इसकी विभाजन की 52 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं है। तो सरोजिनी नायडू जी जो है आपकी, सरोजिनी नायडू जी ये आपकी जो है इन्होंने भी अध्यक्ष पद को संभाला था कांग्रेस के। नेल्ली सेन गुप्ता जी ने भी संभाला था। जो आपकी सुचेता कृपलानी है, विजय लक्ष्मी पंडित जी, ये आपकी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं रही हैं। तो इसीलिए इसका जवाब 52 का आपका सही जवाब हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते का अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग दिल्ली समझौते के रूप में भी जानते हैं। तो 53 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर कहते हैं निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता भी दिलवाई। तो वो आपके कौन थे, तो याद रखना इनका नाम आप लोग जरूर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, जिन्होंने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंत में इसे कानूनी मान्यता भी दिलवाई। तो 54 का आपका जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई। तो याद रखना ये आपका एक्ट था 1935 एक्ट के द्वारा स्थापित की हुई थी। तो 55 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की पराजय की बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो याद रखना जो 56 का सही जवाब हो जाएगा वो आपका कहता है सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियां। जी बिल्कुल ये बात सही इनका विचार है। पूछा गया इनमें से इन मराठाओं की हार के कारण कौन से थे, तो पहला कारण आपका ये सही है। फिर कहता है अहमद शाह अब्दाली की उत्कृष्ट सेनापतित्व, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर कहता है कि मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, जी ये भी इनकी हार का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर 4 कहता है मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी की गद्दारी, ऐसा तो नहीं है। तो इसी तरीके से आपके ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में आपके हैं, तो 56 के आपका सही जवाब ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3 जरूर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम आपके स्वराज शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम वाले क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग जरूर बताएंगे दयानंद सरस्वती जी ने आपके स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, निम्न में से किस संस्था का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। तो आपकी कौन सी संस्था थी, तो आपकी इंडियन एसोसिएशन संस्था हो जाएगी, जिसका विलय आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। तो 58 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। तो आपका कौन सा शब्द हो जाएगा जो आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल हिस्सा नहीं था। तो 59 का सही जवाब आपका धर्मनिरपेक्ष इसका हिस्सा नहीं था। तो 59 का जवाब सी सही हो जाएगा। 60 नंबर निम्नलिखित शख्सियतों में से किसी संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो याद रखना वो आपके BN राव जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी 60 का सही हो जाएगा। फिर कहता है 71 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है।
तो याद रखना जो आपकी त्रिवेणी नहर है, अगर एग्जाम में पूछा जाए किस नदी पर निर्मित है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे ये आपकी गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है 1934 में आपकी बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो कांग्रेस जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी थी, इसके सचिव अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन थे, तो आप लोग जरूर बताएंगे जयप्रकाश नारायण। और आपके एग्जाम में जयप्रकाश नारायण से संबंधित ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 100%। तो आप इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? तो याद रखना इसका उपभोग जो है वो आपके न्यूनतम है। तो 73 का आपका जवाब ए सही हो जाएगा। कहता है बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो पहला विवरण आपके कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो 74 का जवाब आपका बी सही हो जाएगा। तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे देखते हैं क्या पूछता है। कहता है जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? देखिए जयप्रकाश नारायण हम कई बार बोल रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जयप्रकाश नारायण को अगर पूछा जाए कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आप लोग जरूर इसका जवाब जानते होंगे। लोकनायक की उपाधि आपके जयप्रकाश नारायण जी को दी गई थी। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग भी बोलते हैं, के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखना 76 का आपका क्वेश्चन सही जवाब नेपाल हो जाएगा। तो इसीलिए 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो आपके हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? तो याद रखना वो आपका कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा विंझी जम बंदरगाह। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 का बी जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 78 क्या कहता है। कहता है कि जो आपकी भारतीय डेयरी अमूल को किस देश के क्रिकेट टीम के द्वारा 20 क्रिकेट के विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया था? तो याद रखना तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका 78 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें आपके अमेरिका को भी प्रायोजक के रूप में नामित किया गया था, इसके अलावा आपके दक्षिण अफ्रीका को भी। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 जवाब आपके सही हैं, तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि जो आपकी पेयजल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग कितना होता है? तो जैविक ऑक्सीजन मांग उसकी कितनी हो तब आपका पेयजल जो है वो सुरक्षित माना जाएगा? तो याद रखना 81 का सही जवाब आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 81 का 0 होना चाहिए, तभी आपका जो पेयजल है वो सुरक्षित माना जाएगा। तो 81 का सही जवाब सी हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक जैव विविधता अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग जरूर इसको याद रखना। ये आपके जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं वहाँ पर आपकी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 83 कहता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसकी जो हम लोग न्यूनतम भूमि होती है उसको अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या कहते हैं, तो याद रखना उसको हम लोग पारिस्थितिकी पद छाप कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके पारिस्थितिकी पद छाप बोलते हैं उसकी जो आवश्यक न्यूनतम भूमि होती है। तो 83 का जवाब आपका बी सही हो जाएगा। 84 कहता है ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणु द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो याद रखना कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है आपका, तो वो आपका पेट्रोल बनता है। ठीक है। 84 का आपका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? तो याद रखना ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया और ढेर सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और खासकर TRE 4 के लिए ये तो समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा के रूप में होता है। तो 85 का जवाब ये सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो याद रखना आपका जो पर्यावरणीय प्रदूषण इनमें से कौन उत्पन्न नहीं करेगा, वो आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक ऊर्जा है। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो सर्वाधिक विनाश अगर पूछा जाए किस माह में होता है, तो इसका जवाब आपके सही हो जाएगा सितंबर तथा अक्टूबर माह में आपके अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। ठीक है।
कब, किस मंथ में? आपके सितंबर तथा अक्टूबर माह में। तो 87 का जवाब आपका सी सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है? तो ऐसा पिरामिड अगर आपके एग्जाम में आ जाए इस तरीके का चित्र बना हुआ, तो ऐसा जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या दर्शाएगा? वो आपकी बायोमास का उल्टा पिरामिड दर्शाता है। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 88 का। नंबर 89 आपसे पूछता है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण आपके संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। जो आपका विरलीकरण है और संपीड़न है, पूछा गया किस कारण उत्पन्न होते हैं। तो याद रखना आपके 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हवा के दबाव के कारण आपका संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो 89 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही। 90 क्या कहता है? नंबर 90 काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी यांत्रिक तरंगे अगर एग्जाम में पूछा जाए, तो जो आपकी पी तरंगे होती हैं ये भी यांत्रिक तरंगे और ध्वनि तरंगे भी आपकी यांत्रिक तरंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ के ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखना उसे जो है हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे? त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट। तो 91 का सी जवाब सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रात के दौरान नेट ऑल वेव विकिरण में किसकी अधिकता होती है? तो याद रखना आपकी किसकी अधिकता होगी? तो वहाँ पर दीर्घ तरंग विकिरण की अधिकता होगी। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किसने रेडियो धर्मिता को उत्पन्न किया था? तो याद रखना सर्वप्रथम रेडियो धर्मिता को जिसने उत्पन्न किया था उनका नाम क्या था? जरूर आप लोग याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब। तो वो आपके थे एफ जोलियो क्यूरी और आयरिन क्यूरी। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है? तो आपका इनमें से जो प्रमुख लक्षण हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पादप कोशिकाओं की कोसा भित्ति आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं क्या कहता है। कहता है केसर किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना जो आपकी केसर होती है ये अगर एग्जाम में पूछा जाए किससे प्राप्त होती है, तो ये आपके क्रोकस पादप की वर्तिकाग्र और वर्तिका और से प्राप्त होती है। किससे किससे? आपके क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से आपकी जो है केसर प्राप्त होती है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई है? तो जो आपकी सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है इनमें से, तो याद रखना वो आपका 96 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड है। वो इन तीनों में से सबसे पहले जो घटित हुई थी घटना वो आपकी यही है। कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए इसकी हम यहाँ पर आपको डेट बता देते हैं। तो याद रखना जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो आपके 1919 ईस्वी में हुआ था। और जो अगर पूछा जाए आपसे जो असहयोग आंदोलन था ये आपके 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। इसके अलावा जो आपका पूना पैक्ट हुआ था तो ये आप लोग जानते होंगे पूना पैक्ट आपका कब हुआ था? ये आपका जो है 1900 जो आपका पूना पैक्ट था ये आपके 1932 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इसमें से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आप लोग देख सकते हैं 1919 वाली घटना आपकी सबसे पहले घटित होगी। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर कहता है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया? तो विवश आपके किसने किया था जलियांवाला बाग में लोगों को एकत्र होने के लिए? तो याद रखना ये आपके रॉलेट अधिनियम की वजह से आपके वहां पर लोगों को एकत्र किया गया था। ठीक है, तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था? उस जगह के दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो याद रखना वहां पर सूचित किया गया था। कहां पर? आपके लखनऊ में इनको सूचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 98 का सही जवाब ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग देखते हैं। कहता है 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? यानी इस डेट का आखिर महत्व क्या है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो याद रखना इसका महत्व ये है आपके वर्तमान जो आपका राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था आपके कब? 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो ये आपके किसने कहा था? ये आपके स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। 100 का आपका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपसे 101 कहता है ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? जो आपके ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय जी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था स्वराज के समर्थन के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर कहता है क्या कि भारतीय संविधान में आपके जो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है ये आपके कहाँ से लिया गया? तो याद रखना ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपका उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये आपके कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो याद रखना ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो 103 का जवाब आपका ए सही हो जाएगा। 104 नंबर कहता है क्वेश्चन भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा? यह छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करता है। ये बिल्कुल आपके भारतीय संविधान के बारे में बिल्कुल गलत बात हो जाएगी मौलिक अधिकार के संबंध में। तो 104 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 105 नंबर क्या कहता है? एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को हम लोग क्या कहते हैं? उस रिट को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग मैंडेमस कहते हैं। ठीक है, तो आपका 105 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 106 नंबर कहता है वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो याद रखना वो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 75 विधान परिषद है और 40 आपकी लोकसभा हो जाएंगी। ठीक है, तो 106 का आपका जवाब बिल्कुल सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं आपके कौन कौन से कथन है। कहता है विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। पूछा गया है कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान से लिया गया, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपके ब्रिटेन से ली गई है, तो ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान आपके फ्रांस से लिया गया है, जी बिल्कुल आपकी ये बात सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो कथन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही हो जाएंगे, तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 107 का 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या कहलाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना जो आपकी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या कहलाएगी, तो वो आपकी कहलाएगी दक्षिण पश्चिमी। 109 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जरूर आप लोग याद रखना जो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 109 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है जो आपकी ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो याद रखना जो आपकी ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो 110 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो याद रखना जो आपके भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित होने के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग उसका जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1923 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो याद रखना वो फैसला जो इनके द्वारा रद्द किया गया था वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। EB चिन्नैया बेनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 इस मामले को उन्होंने फैसले को रद्द कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 112 का सी सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया था? तो याद रखना वो आपका था जोरावर का इन लोगों ने हल्का टैंक का अनावरण किया था जुलाई। 114 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है उसको भी समझते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? तो सबसे अच्छा संकेतक आपके इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता जो है ये आपके जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक हो जाएगा। 115 नंबर कहता है किस राज्य में 2011
जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत आपकी सर्वाधिक था, तो आपका राज्य कौन सा था? तो आपका मिजोरम था। 116 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा सैन्य संयुक्त अभ्यास शुरू किया था? तो आपका संयुक्त अभ्यास कौन सा हो जाएगा? मैत्री। 116 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, ये आपके किस देश में है? तो याद रखना ये आपके देश चिली में हो जाएगा। तो 117 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 120 क्या कहता है, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को किस का दर्जा दिया था? तो याद रखना आपके किसका दर्जा दिया गया था? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवरत्न। ठीक है, नवरत्न को आपके शिप बिल्डर्स का दर्जा दिया गया था। तो 120 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है ये आपके 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो 121 का आपका जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं इनमें से, तो याद रखना कौन सा आपके भौतिक वातावरण का तत्व नहीं? भूमि के रूप भी भौतिक वातावरण के तत्व हैं, खनिज भी हैं, लेकिन जो आपकी बस्तियां हैं ये आपके भौतिक वातावरण के तत्व नहीं है। तो 122 का जवाब आपका सी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कहता है जो आपकी पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा था? तो ये आपके किस आंदोलन का नारा था? तो ये आपके आंदोलन था 123 का सही जवाब आपके चिपको आंदोलन का ये नारा था। 123 का जवाब आपका सी सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है हरित विकास के लेखक कौन है? तो जो आपके हरित विकास है इसके लेखक के बारे में अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप लोग इसका जवाब देंगे WM एडम्स। WM एडम्स आपके हरित विकास के लेखक हैं। 124 का जवाब सी सही हो जाएगा। फिर कहते हैं जैव विविधता किस पर निर्भर करती है? तो जो आपकी जैव विविधता है अगर एग्जाम में पूछा जाए किस पर निर्भर करती है, तो ये आपके उपयुक्त में से एक से अधिक पर निर्भर करेगी। किस पर? तो जलवायु पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है और आपके आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। ये तीनों बातों पर आपकी जैव विविधता निर्भर करती है। तो 125 का जवाब आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 126 कहता है पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो आपके पौधे होते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है जो इनकी जैविक घड़ी होती है उसका नियंत्रण आपके किसके द्वारा होता है? तो 126 का सही जवाब आपके क्रिप्टोक्रोम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 क्या कहता है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान कितना होगा? तो उस टाइम आपके बल का मान वहाँ पर 0 होगा यानी 0 होगा। तो 127 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होता है? तो याद रखना जो आपका एक साधारण आवर्धक ग्लास होता है उसमें अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या शामिल होता है तो उसमें आपकी छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो याद रखना ये आपके किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होगी आपको? तो याद रखना ये आपके मुख्य फोकस की ओर मुड़ती हुई प्रतीत होगी या उसी की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। तो 129 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थाइमस ग्रंथि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है यह सभी उम्र के लोगों के लिए बरकरार रहता है। ये बात आपकी थाइमस ग्रंथि के संबंध में बिल्कुल ही गलत हो जाएगी और आपसे गलत ही पूछी गई है। तो 130 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उन तत्वों का समूह यानी उन तत्वों का समूह कौन सा है जिसमें केवल धातुएं ही हैं? तो चलिए देखते हैं कौन सा समूह है जिसमें आपकी सारी धातुएं ही हैं। तो 131 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BeCa, SrNa। इसमें ये सारी आपकी क्या है, केवल धातुओं के समूह में ही सारी शामिल होती हैं। तो ठीक है, आप लोग इनके संकेत जानते होंगे। बी आपका बेरिलियम हो जाएगा, फिर आपका Ca आप लोग का कैल्शियम हो जाएगा और जो आपका Sr है ये आपका स्ट्रांसियम हो जाएगा और आपका Na सोडियम हो जाएगा। ठीक है,
यह सारी आपकी क्या है, धातुएं, आपसे धातुएं ही पूछी गई हैं। 33 नंबर कहता है सोडियम डोडेकिज्ल बेंजीट सल्फोनेट निम्न में किसकी भांति प्रयुक्त करते हैं इसको? तो याद रखना, इसको हम लोग जो है अपमार्जक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो 132 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता रहता है? तो वो आपके क्या कहलाएंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो याद रखना वो आपके जो है क्या कहलाएंगे? तो वो आपके जो है हाइडाथोड कहलाते हैं, जिनके कारण जो है आपके समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता रहता है। तो 133 का आपका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइडाथोड। 134 नंबर कहता है कि वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? तो याद रखना वे आपके जो है एल्गेसी रिसेप्टर कहलाते हैं। तो 134 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 135 नंबर जो कि आज की क्लास का 35 नंबर क्वेश्चन कहता है मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं जो आपके मटर के पौधे में कौन सा गुण इनमें से नहीं पाया जाता है। तो याद रखना वो आपका झुर्रीदार बीज जो है ये आपके मटर के पौधे में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके मटर के पौधे में पाई जाती हैं। तो 135 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जितने भी आपके इस प्रैक्टिस सेट में जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने ऑलरेडी सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए, और आपकी इसमें लगभग क्वेश्चन आपके 80 के बीच में होंगे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और बहुत ही कम टाइम में हमने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए। और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोगों से एक हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए ना जाना, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट जैसे ही समाप्त होगा हम आपके लिए यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। और बहुत ही जल्द आपको मैराथन क्लास मिलने वाली है, जो दानिश सर की बुक के 2-3 पार्ट बचे हुए उसको हम बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है।